सभी त्योहार हमें कोई ना कोई संदेश देते हैं। ये संदेश है आपसी प्रेम, सद्भावना, आनंद और त्याग का। क्रिसमस मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की पहल को दर्शाने वाला एक त्योहार है जो बताता है कि हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर त्याग की भावना को महत्व देना चाहिए। और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय समाज कल्याण के काम के लिए निकालना बहुत जरूरी है। जरूरतमंदों को दान करके हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए सेंटा जरूर बन सकते हैं। कैसे? किसी रोते हुए को हंसाकर, किसी भूखे को खाना खिलाकर, घर के पुराने कपड़े जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है उन्हें गरीबों में दान करके। ऐसे बहुत सी कोशिशें हैं जो ज्यादा कुछ नहीं मांगती लेकिन किसी को दे बहुत कुछ जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा प्रीति तुमने। अगर हम आज के दौर में त्योहारों पर हावी होते बाजारवाद को छोड़ दें और उसकी मूल भावना को समझकर इसे मनाएं तो इन छोटी छोटी कोशिशों से जरूर रोशन होगा हमारा आने वाला कल। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के साथ साथ संसद टीवी भी कवि हृदय पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी यानी वो नाम जो सही मायनों में भारत रत्न है। अटल जी ने सत्ता के लिए कभी भी राजनीति और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति और ताकत का एहसास कराया। उनका व्यक्तित्व महान और अनुकरणीय है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने जमीन से जुड़े रहकर राजनीति की और जनता के प्रधानमंत्री के रूप में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। विकास को, सुशासन को नई दिशा देने वाले अटल जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी देश के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। अपनी कविताओं के जरिए अटल जी हमेशा सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करते रहे। उनकी कविताएं उनके प्रशंसकों को हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। उनकी जयंती पर आइए जानते हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के बारे में कुछ खास बातें। आज देश सुशासन दिवस मना रहा है। आज ही भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती भी है। साल 2014 से सरकार ने इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 23 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। इसी घोषणा के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती को हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान हुआ था। सुशासन दिवस का लक्ष्य अच्छी और प्रभावी नीतियों को लागू कराना और देश में विकास को बढ़ावा देना है। ये दिवस सरकारी कामकाज को मानकीकृत भी करता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ओजस्वी राजनीतिज्ञ, प्रखर वक्ता, कवि और असाधारण लेखक थे जो देश के 10वें प्रधानमंत्री बने। इन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 1996 में इनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों का था। मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक 13 महीने की अवधि का दूसरा कार्यकाल और फिर तीसरा और पूर्ण कार्यकाल 1999 से वर्ष 2004 तक रहा। संसद में इनका पहला कार्यकाल 1965 में राज्यसभा सांसद के रूप में था। श्री वाजपेयी 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सुशासन दिवस के अवसर पर देश अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर इन्हें श्रद्धांजलि देता है। इस दिन इनके कामों और जन सरोकार पर भी चर्चा होती है। सेमिनारों का आयोजन होता है। साल 2018 में 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। आज हमारे महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता वो थे, साथ ही युग के आदर्श पुरुष भी उन्हें माना जाता है। समाज के प्रति और देश को स्वाधीन कराने में कई कष्ट परेशानियां सहन करते हुए भी मालवीय जी कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। इसलिए वो भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति हैं जिन्हें सम्मान से महामना कहा जाता है। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा और भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से
ऊंचा कर सकें। 1861 में प्रयाग में एक शिक्षित परिवार में जन्मे महामना मदन मोहन मालवीय का नाम भारत के एक महान सपूत के तौर पर लिया जाता है। एक महान देशभक्त, दूरदर्शी शिक्षाविद, समाज सुधारक, एक उत्साही पत्रकार, अनिच्छुक लेकिन प्रभावी वकील, एक सफल सांसद और एक उत्कृष्ट राजनेता के रूप में इनके बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। महामना के खाते में तमाम उपलब्धियां दर्ज हुईं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। महामना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता और एक आदर्श पुरुष थे, जिन्होंने मातृभाषा और भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। विश्वविद्यालय के माध्यम से ये ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित और दीक्षित करना चाहते थे जो सेवा के माध्यम से देश का मान बढ़ा सकें। महामना महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जातिवाद दूर करने और दलितों की स्थिति सुधारने के लिए भरसक प्रयास किए थे। इन्होंने ब्रह्मचर्य, सत्य, देशभक्ति, आत्मत्याग का दृढ़ता से खुद पालन किया और लोगों को भी प्रेरित किया। मालवीय जी ने ही कांग्रेस के सभापति के रूप में सुझाया था कि सत्यमेव जयते को भारत का राष्ट्रीय उद्घोष वाक्य स्वीकार किया जाए। इन्होंने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती का आयोजन किया, जो आज तक चल रहा है। हरिद्वार में घाट के निकट ही स्थित एक छोटे से द्वीप का नाम मालवीय द्वीप रखा गया है। वर्ष 2011 में भारत सरकार ने इनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। 24 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इनकी स्मृति में 2 जनवरी 2016 से महामना एक्सप्रेस चलाई गई, जो वाराणसी से दिल्ली के बीच चलती है। महामना मदन मोहन मालवीय का योगदान स्वतंत्र भारत में गर्व से याद किया जाता है। तो हम 2 महान व्यक्तित्व की जयंती आज मना रहे हैं और साथ ही क्रिसमस का त्योहार है जो देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। और प्रतिबिंब हम देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग कोनों से कई तरह के अलग अलग त्योहारों के नज़ारे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें टोमेटिना फेस्टिवल, कार्निवल्स, मड फेस्टिवल, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये भी पता है कि मड यानी जो गीली मिट्टी में खेलने का त्योहार है वो हमारे देश में खास हिस्से में भी मनाया जाता है। जी हाँ, और हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के मंगलुरु के स्थानीय फेस्टिवल केसाड ओंजिडिना की। इस उत्सव का उद्देश्य कृषि और इससे जुड़े खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही ये उत्सव कुदरत के साथ मस्ती का भी संदेश देता है। आइए देखते हैं इस अनोखे उत्सव की एक खास झलक। हमारा देश त्योहारों की भूमि है। उत्तर से दक्षिण तक कई ऐसे अनोखे लोक पर्व हैं जो किसी को हैरत में डालने के लिए काफी हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में पानी और कीचड़ में खेल रहे ये बच्चे ऐसे ही एक स्थानीय फेस्टिवल को धूमधाम से मना रहे हैं, जिसका नाम है केसाड ओंजिडिना। इस उत्सव में कीचड़ भरे पानी में बच्चों को दिल खोल नाचते गाते देख आपको भी अपना बचपन जरूर याद आ गया होगा। केसाड ओंजिडिना के दौरान वाटर रनिंग रेस, रिवर्स रनिंग रेस, कबड्डी, वॉलीबॉल और थ्रो बॉल जैसे कई खेलों को भी शामिल किया जाता है। इस स्थानीय पर्व को मंगलुरु के बाहरी इलाके में येकूर में विजया युवा संगम द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य खासकर बच्चों में कृषि और इससे जुड़े खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कहीं ना कहीं इस तरीके के पर्व जो हैं नई ऊर्जा का संचार करते हैं। और ये तस्वीरें देखकर अपना बचपन जरूर याद आया है।
और जैसा आपने बताया, आज दुनिया भर में तमाम लोग क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं और ठीक एक बात। फिलहाल हमारे लिए ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। तो जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश और दुनिया में चर्च किस तरह से रोशनी में नहाए हुए हैं इसकी झलकियों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सौरागिनियों से सजा भारत। आजादी का अमृत महोत्सव में इस हफ्ते देखेंगे क्या रहे वंदे भारतम उत्सव के परिणाम, साथ ही देखेंगे कैसे मनाया जा रहा है विदेशों में आजादी का अमृत महोत्सव और नदियों के सम्मान में आयोजित नदी उत्सव में क्या रहा खास। सिर्फ वाजपेयी जी ही थे जो ये समझते थे कि अगर चुनाव होगा तो लोग इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को नकारेंगे। कैबिनेट में, मंत्रिपरिषद में बहस हो रही है, अटल जी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और जब देखा कि आज ये ऐसा प्रश्न है जो उलझा हुआ है, अच्छा भाई आज छोड़ो, 2 दिन बाद देखेंगे। उन्होंने इंडिया को पहली बार दिखा दिया कि कोएलिशन की सरकार चल सकती है। जब अटल जी पूछते थे चाय पिएंगे तो धीरे धीरे चाय पीता था ताकि ज़्यादा बातचीत करने का मौका मिले। He was leading actually a caretaker government during the Kargil war. हिंदुस्तान में मेरे जैसे करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके जीवन में वाजपेयी जी एक प्रेरणा है। देखिए संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति सदा अटल। Nature and You, the Environment Series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sansad TV. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और कुछ बात कर लेते हैं संसद के शीतकालीन की गतिविधियों की। बिल्कुल जी हाँ, संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए संपन्न हो गया। 29 नवंबर को शुरू होकर सत्र 22 दिसंबर तक चला। हालांकि सत्र 23 दिसंबर तक प्रस्तावित था, लेकिन गतिरोध के कारण तय समय से पहले ही दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। उत्पादकता को लेकर ये सत्र बेहतर साबित नहीं रहा। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कामकाज को लेकर चिंता जताई और हर सांसद से आत्म अवलोकन करने की अपील की। कहा कि सदस्य ये सोचे कि कैसे ये सत्र बेहतर और अलग हो सकता था। सत्र के दौरान दोनों सदनों की क्या उत्पादकता रही, क्या कामकाज हुआ, कौन से विधेयक पारित हुए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 18 बैठकों के दौरान लोकसभा में 83 घंटे और 12 मिनट, जबकि राज्यसभा में महज 45 घंटे 34 मिनट ही कामकाज हुआ। लोकसभा की कार्य उत्पादकता 82%, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता महज 48% रही। सत्र के दौरान 13 विधेयक संसद में पेश किए गए। इनमें 12 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में पेश किया गया। अध्यादेशों की जगह लेने वाले 3 विधेयकों को भी संसद की मंजूरी मिल गई। सत्र के दौरान संसद से विनियोग विधेयक समेत 11 विधेयक पारित हुए। दोनों सदनों में पारित होने वाले जो विधेयक विशेष थे, उनमें से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाला बिल,
सीबीआई और ईडी निदेशक के कार्यकाल को 5 सालों तक विस्तार देने वाला बिल, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 अहम रहे। राज्यसभा में लंबित बांध सुरक्षा विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण से संबंधित 2 विधेयकों, सहायक रिप्रोडक्टिव प्रौद्योगिकी रेगुलेशन बिल और सरोगेसी विनियमन बिल को भी संसद की मंजूरी मिल गई। देश के 6 औषधि, शिक्षा और शोध संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने से जुड़ा विधेयक और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2021 भी दोनों सदनों से पारित किया गया। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 360 तारांकित प्रश्नों में से 91 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए, जबकि 4140 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। निचले सदन में शून्यकाल के दौरान 563 सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। लोकसभा में नियम 377 के तहत 378 जनहित से जुड़े विषय सदन के समक्ष रखे गए, जबकि राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान 82 मामले उठाए गए। साथ ही राज्यसभा में 64 विशेष उल्लेख के मामले भी उठाए गए। 9 दिसंबर 2021 को लोकसभा में देर तक चली कार्यवाही के दौरान 62 सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए। गतिरोध के साथ शुरू हुआ ये शीतकालीन सत्र बाद में लोकसभा में अच्छे विधायी कामकाज और शून्यकाल के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए जाना जाएगा। वहीं राज्यसभा में भी पूरी कोशिश की गई कि गतिरोध को दूर किया जाए, लेकिन वहां गतिरोध दूर नहीं हो सका। लेकिन इस बीच फिर भी 48% कामकाज हुआ। और अब बात कर लेते हैं आपकी और हमारी सेहत की। प्रतिबिंब देखें, त्योहारों का एक तरह से सीजन है, ऊपर से सर्दियां हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खाने लग जाते हैं। आप ये मानते हैं? सही बात है, और न केवल खाते हैं बल्कि बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, और इस चक्कर में न्यूट्रिशियस फूड कहीं पीछे छूट जाता है, संतुलित भोजन कहीं पीछे रह जाता है, और इस वजह से काफ़ी परेशानियां और बीमारियां घेर लेती हैं लोगों को। और जब हम खाने की बात कर रहे हैं और जैसा आपने कहा कि परेशानियां घेर लेती हैं, तो हम ये देखते हैं कि भोजन से जुड़ा एक ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य का पहलू भी है। कई लोग ऐसे हैं जो मानसिक समस्या तक से घिर जाते हैं, कई ऐसे हैं जो कई बार ज़्यादा खाने लग जाते हैं, या फिर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें मोटा ना हो जाए, हमारा वेट ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो ज़रूरत से ज़्यादा कम खाते हैं और कमज़ोरी का सामना भी करते हैं। और कहीं ना कहीं ये समस्या है ना प्रीति, आज के दौर में लगातार बढ़ती ही जा रही है। आइए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, और इस ईटिंग डिसऑर्डर से क्या कुछ परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। आज हम बात कर रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स की। ईटिंग डिसऑर्डर्स ज़्यादातर महिलाओं में देखे गए हैं और बच्चियों में देखे गए हैं बनिस्बत पुरुषों में या लड़कों में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा महिलाओं को जज करते हैं उनकी बॉडी के साथ। तो ये ज़रूरी है कि हम एक बहुत ही जेंडर न्यूट्रलिटी लेके आएँ जहाँ तक बॉडी इमेज का सवाल है। आप इतना नहीं किसी को रोकते टोकते, अगर आप किसी लड़के को या किसी पुरुष को देखते हैं कि वो वेट से ज़्यादा है, बट लड़कियों को और औरतों को हम बहुत ज़्यादा टोकते हैं, और क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनको फिर सोशल एंजाइटी भी हो जाती है। उन्हें लगता है कि बाहर भी सब उनकी बॉडी देख रहे होंगे, और कई बार ऐसे बच्चे और महिला अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं एडजस्ट कर पाते, कोई जॉब नहीं ले पाते, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा टाइम लोग हमें ही देख रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम मानसिक उनकी तकलीफ़ समझें, इमोशनल तकलीफ़ समझें। अगर कोई बच्ची या कोई महिला अपनी वेट से ज़्यादा है और ओबेसिटी आपको लग रही है या लगता है वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उसे आप किसी ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलाइए, किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलाइए, और घर का खाने पीने का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज का ध्यान रखिए, और प्लीज़ उनको क्रिटिसाइज़ मत करिए, सारा टाइम उनको रोकें और टोकें मत खाना खाने के लिए भी। बात हो गई सेहत की, और अब कुछ संस्कृति और कल्चर की बात कर लेते हैं। थोड़ा एक तरह से लोक नृत्य और संगीत की बात कर लेते हैं। अगर हम देखें तो भारत को कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए यूं ही नहीं माना जाता। भारत में ऐसी कई कहानियां और बातें हैं जो हमें हैरान कर सकती हैं।
एक ऐसी जगह है हमारे देश में जहां छोटा अफ्रीका बसता है। जी हाँ, और ये बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अब हो सकता है कि इससे पहले आपने ऐसे इसके बारे में कुछ ना सुना हो, पर गुजरात के मशहूर गिर जंगल के बीच अफ्रीकी गांव बसा हुआ है जिसे जम्बूर कहते हैं। आदिवासी जनजाति सिद्धि, जिनके पारंपरिक तौर तरीके हमारे देश की समृद्ध और परंपरागत विरासत को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कौन है ये और आखिर क्या है इनकी पहचान, इनकी अन्य खासियत क्या है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। भारत ऐसी अनोखी कहानियों और संस्कृतियों का देश है जो किसी को भी हैरत में डाल दे। आज ऐसी ही अनोखी संस्कृति को जानने के लिए हम आपको ले चल रहे हैं गुजरात, जहां बसता है छोटा अफ्रीका। राज्य के गिर जंगलों से घिरा जम्बूर वो इलाका है जिसे गुजरात का अफ्रीका कहा जाता है, जहां रहते हैं एक खास जनजाति सिद्धि से जुड़े आदिवासी, जो मूल रूप से अफ्रीका के बंटू समुदाय से जुड़े हैं। आज भी इनकी सभ्यता और संस्कृति में अफ्रीकी रीति रिवाज की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। जो टूरिस्ट गिर के शेरों को देखने आते हैं वो इनके पारंपरिक नृत्य का आनंद जरूर लेते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब एक बार अफ्रीका गए और वहां से एक महिला के साथ निकाह कर उसे भारत ले आए। वो महिला अपने साथ लगभग 100 लोगों को लाई थी। अपनी ईमानदारी और शारीरिक सौष्ठव के चलते ये लोग कई पीढ़ियों तक नवाबों के प्रिय रहे। सिद्धि जनजाति आसपास के जंगलों में रह रहे जानवरों का भी खास ख्याल रखती है। भले ही सिद्धि जनजाति का मूल अफ्रीका में हो, लेकिन सदियों से ये यहाँ रहते आए हैं। ये आदिवासी अब भारत का हिस्सा हैं। और प्रीति, शायद इसीलिए भारत को विविधता का और अलग अलग रंगों का देश माना जाता है। बिल्कुल। और अब वक्त तो चला है आपसे इजाजत लेने का, और जाते जाते बात करेंगे होजगिरी की, जो पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। ये रियांग समुदाय में छोटी लड़कियों द्वारा किया जाता है। इस खास नृत्य में वे घड़ों पर खड़े होकर अपने सर पर बोतल या अन्य कुछ महत्वपूर्ण वस्तु को लेकर संतुलन बनाकर नृत्य करती हैं, जो कमाल का संतुलन होता है। और आइए देखते हैं इस सुंदर नृत्य की एक झलकियां, लेकिन हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।